अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान जवेद है और मैं माहिर अमराज मैदा और जिगर हूँ। आज मैं जिस मौजू की तरफ आप सबकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो इंतहाई कॉमन हो गया इन कुछ दिनों के अंदर, और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं इस मसले के साथ। वो है ब्लड इन स्टूल या पखाने के अंदर खून का आ जाना। वैसे तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे कि इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दे सकें। अब जो ब्लड एंड स्टूल है या पखाने के अंदर जो खून आना है, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। आम तौर पे ये मेल और फीमेल दोनों पॉपुलेशन के अंदर इक्वली प्रेवलेंट होता है, मतलब मर्दों के अंदर भी होता है, ख़वातीन के अंदर भी कुछ केसेस के अंदर ब्लड एंड स्टूल जो है वो आ रहा होता है। होता है इस तरह है कि आपको या तो पखाने के साथ मिक्स होकर खून आ रहा होता है या पखाना करने के बाद जो है वो खून जो है वो रिसना स्टार्ट हो जाता है। इसकी अगर मैं कुछ वजूहात बताता चलूँ तो कॉमन जो वजूहात है उनमें से एक एनल फिशर है। एनल फिशर के अंदर ये होता है कि जब खाने वाली नाली होती है उसके ऊपर ज़ख़म आ जाते हैं या उसके अंदर कट आ जाते हैं, जिसकी वजह से खून रिश्ता स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा कोलाइटिस है कि आपकी जो आंत है उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, जिसकी वजह से खून आ सकता है। फिर एंजियोडिस्प्लेजिया कि आपकी आंत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, वो एक कॉज बनती है। फिर इसके अलावा मैदे के अल्सर्स, जिनको पेप्टिक अल्सर्स कहते हैं, वो एक बहुत कॉमन वजह है। आजकल की पॉपुलेशन के हवाले से अगर देखा जाए, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है जो कि मिर्च मसाले वाले खाने खा रही है या आउटडोर फैटी फूड्स ले रही है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल के अंदर जो कन्वर्जन हो गई है, उसके साथ ये बहुत कॉमन होता है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर अगर बर वक्त इलाज उसका ना किया जाए, पेप्टिक अल्सर में बताता चलूँ आमतौर पर जो इसकी निशानी होती है वो होती है सीने में जलन। तो अगर जिन लोगों को मुसलसल सीने में जलन रह रही है और लंबे अरसे से रह रही है, उनका अगर इलाज बर वक्त ना किया जाए तो वो भी पेप्टिक अल्सर जो है दैट कैन ऑल्सो फॉर्म अल्सर्स, और उस अल्सर फॉर्मेशन की वजह से जो है वो खून रिसना स्टार्ट होता है बड़ी आंत के ज़रिए। इसके अलावा कुछ और भी कैंसर्स होते हैं जिसके अंदर जो बड़ी आंत का कैंसर हो गया उसके अंदर, या कुछ केसेस के अंदर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं जिनके अंदर खून जो है वो रिसना स्टार्ट होता है पखाने के ज़रिए। आम तौर पे जो मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनके अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं, वो होते हैं ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन वाले, जिनके अंदर दायमी या मुकम्मल तौर पे कब्ज़ जो है वो लंबे अरसे से रह रही होती है। वो इस बीमारी के साथ ज़्यादा बुरी तरह मुतासर होते हैं, जिसके अंदर फिर बाद में जब वो परहेज़ नहीं करते तो खून रिसना स्टार्ट हो जाता है। अब जब खून रिसना स्टार्ट हो गया तो उसके अंदर फिर क्या किया जाए। आमतौर पे कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, जिसकी वजह से आपका HB ड्रॉप होने लग पड़ता है और जिस्म के अंदर पिलाहट के जो है वो निशानात आने लग पड़ते हैं, और जो जिस्म है वो आपको वार्निंग साइंस देने लग पड़ता है कि जी अब आपको इसको ट्रीट करवा लेना चाहिए। जितना अर्ली आप ट्रीट करेंगे उतना जल्दी आपके लिए बेहतर है कि आप मज़ीद इसकी कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बच सकेंगे। अब जो इस तरह मैं बता रहा था कि कुछ कैंसर्स हैं आंत के जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होने लग पड़ता है। अब अगर आपको ये पता लग गया, वार्निंग साइंस आ गए, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो अपनी डाइटरी हैबिट्स जो हैं उसको चेंज करना है। डाइटरी हैबिट से मुराद ये है कि आपको फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आमतौर पे अगर तो कब्ज़ के साथ एसोसिएटेड है तो आपने कब्ज़ जो है हर बंदे की मुख्तलिफ रूटीन है जिसके साथ उसको चीज़ों के साथ हो रही है। सबसे पहले तो आपने अपना डाइट प्लान ट्राई करना है कि आपने कौन सा डाइट प्लान अडॉप्ट करना है। जो फूड्स हैं वो आपने कट डाउन करने अपने मॉलेज के मशवरे के साथ कि मैं कौन से ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स या चीज़ें लूँ जिससे मुझे जो है वो कब्ज़ की प्रॉब्लम ना हो और मेरा स्टूल जो है वो नॉर्मली है। जब आपने अपनी डाइट सेट कर ली तो फिर आप अपने मॉलेज के मशवरे के साथ कुछ टूल सॉफ्टनेस जो हैं वो हम देते हैं ताकि आपको जो खाना है वो खोल के और बआसानी आए और आपको ज़ोर ना लगाना पड़े। जितना कम आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा उतना कम आपकी आंत के ऊपर और आपकी खाने वाली जगह के ऊपर प्रेशर कम होगा और उतनी ही ईज़िली आप स्टूल पास कर सकेंगे और ब्लड आने के चांसेस उतने ही कम होंगे। अगर तो ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी ब्लड आ रहा है तो फिर इसको आपको थॉरली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ब्लड टेस्ट मौजूद हैं, स्टूल कंप्लीट है, CBC है, या कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं जो हमें करवाने पड़ते हैं। इसके अलावा हम कुछ जो टेक्निकल सपोर्ट है जिस तरह कोलोनोस्कोपी है, अगर पेप्टिक अल्सर सस्पिशन है तो हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं। उसके अलावा हम बेरियम स्वॉलो, बेरियम मील, इस तरह की कुछ टेस्ट हम करेंगे ताकि हम मुकम्मल तौर पे इसकी तशख़ीस कर सकेंगे क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो है वो खून रिसने लग पड़ता है। आमतौर पे जो कब्ज़ के साथ एसोसिएटेड मरीज़ होते हैं उनके अंदर थोड़ी सी अदवायात और डाइटरी पैटर्न अगर हम बेहतर कर लें
तो उससे बहुत हद तक चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जहाँ पे अगर हेमोरॉइड्स, पाइल या कोई इस तरह का मसला हो तो फिर वहाँ पे स्टेजेस आती हैं। अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 है तो उसके अंदर हम अद्वयात के थ्रू ही पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 है तो फिर हमें सर्जन्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ताकि हम सर्जन्स को बीच में इन्वॉल्व करके उसके अंदर अगर हमने टीका लगाना है या उसका मुकम्मल तौर पे कट देना है या लाइगेशन करनी है, वो हम उसके मुताबिक उनसे मशवरा करके इसको करते हैं। तो जो टेक होम मैसेज है इस सारी गुफ्तगू का है वो ये है कि सबसे पहले तो आपने अपनी जो कब्ज़ है उसको कंट्रोल करना है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है उसको आपने छोड़ना है। तीसरे नंबर पे आपने फ़ाइबर का जो है इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और अगर आपको 2 या 3 दिन हो गए और मुसलसल जो है वो स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है, तो आपने फ़ौरन तौर पे अर्जेंटली मेडिकल अटेंशन लेनी है, ताकि आपका मसला ज़्यादा होने से पहले बर वक्त आपको दवाइयात दे के इसको मैनेज किया जाए। अगर आप मज़ीद इस सिलसिले में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपकी बेहतर तौर पर और अच्छी तरीके से मावनत कर सकें। बहुत शुक्रिया।